दर्शकों, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि रियासती सरकार ने एक टैक्स माफ़ी का आदेश जारी किया था। इस टैक्स माफ़ी के आदेश से कुछ उन लोगों को लाभ हो रहा था जिन्होंने टैक्स चोरी किया था, और दूसरी ओर जो लगातार टैक्स पे कर रहे थे उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि दो मापदंड अपनाए नहीं जा सकते। इससे पहले ही कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी जिसमें साफ साफ कहा गया था, सरकार ने भी कोर्ट को कहा था कि वो इंटरेस्ट माफ़ नहीं करेंगे, पेनल्टी माफ़ कर सकते हैं। कोर्ट ने भी यही डायरेक्शन दी थी कि आप पेनल्टी माफ़ कर सकते हैं, इंटरेस्ट माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने इंटरेस्ट भी माफ़ कर दिया और जो मूल बेसिक जो अमाउंट देनी थी उसको भी इंस्टॉलमेंट में कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के चैलेंज किया गया और उधमपुर के MLA पवन गुप्ता ने इसको चैलेंज किया और आज कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार ने कोर्ट को नोटिस दिया है और ये डिमांड किया कि जो जवाब देना चाहिए वो दिया जाए। ये एक बड़ा फैसला है और सरकार के लिए बड़ी सेटबैक है। इस सारे मामले की, इस रिट पिटीशन को जो देख रहे हैं वो एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। अंकुर जी, आज की डेवलपमेंट को लेकर के आपका क्या कहना है? आज की डेवलपमेंट बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। काफ़ी दिनों से इसके ऊपर जगह जगह चर्चा भी हो रही थी। कुछ लोग ऑपोजिशन के लोग या कुछ और लोग जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप था कि समाज में से कोई उठ के आया जिसने इस कानूनी प्रावधान की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और एकदम उक्त फोरम पे जाके चैलेंज किया और टोटल पब्लिक इंटरेस्ट में चैलेंज किया और बहुत ही एक सराहनीय कदम था। और कोर्ट ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद, कन्विंस होने के बाद कोर्ट ने सरकार से ना ही केवल जवाब मांगा बल्कि इस रिट पिटीशन को डिवीज़न बेंच ने एडमिट भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो लड़ाई शुरू हुई है उस संदर्भ में। अंकुर जी, कोर्ट की तरफ से पेश वकीलों ने क्या दलीलें दी? क्या उनको नहीं सुना गया है? उनकी दलीलों को दरकिनार करते हुए ये जवाब तलब किया गया है सरकार से? जी देखिए, ये चूंकि फ्रेश मैटर था, कल इसकी फाइलिंग हुई थी, आज के लिए लिस्टेड था और राज्य सरकार कैविएट पे भी नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से हालांकि कोर्ट में उपस्थित तो थे लेकिन पेश होना उन्होंने सही नहीं समझा और उनको बिना सुने तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। लेकिन प्राइमा फेसाई कोर्ट को पिटिशनर जब तक कन्विंस ना करे कि अ केस इज़ मेड आउट तब तक नोटिस इशू नहीं होता और उसके बाद का स्टेप जो एडमिशन है केस की वो तब तक इशू नहीं होती जब तक जजेस ये कन्विंस ना हो अ केस इज़ मेड आउट। सो इस प्रक्रिया से पूरा होने के बाद ही कोर्ट ने प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद सरकार को नोटिस इशू किया है और रिट पिटीशन को एडमिट भी किया है। आपकी पिटीशन में क्या क्या प्लीज़ हैं? आपने क्या प्लीज़ दी हैं कि ये आदेश जो है गलत है और पब्लिक के अगेंस्ट है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्ली है कि जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1962 में जो अमेंडमेंट की गई है और एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है सेक्शन 25D में जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करने के लिए, हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता पे सवाल उठाया है। हमारी मुख्य दलील ये है कि इस तरीके की अमेंडमेंट या इस तरीके का कानून J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती थी, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर था और उसके कई कारण और कई ग्राउंड्स हमने लिए हैं। सबसे पहली ग्राउंड जो है वो ये है कि ये क्लास लेजिस्लेशन है। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब कि आपने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, समाज को नहीं, समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनको क्लास की तरह ट्रीट किया और उनके लिए कानून बना दिया। क्लास लेजिस्लेशन इक्वालिटी कोड की वायलेशन है। समाज में सब लोग बराबर हैं, स्टेट किसी को इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन जब आप क्लास लेजिस्लेशन करते हो, चंद लोगों के लिए कानून बनाते हो, तो वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी कोड की वायलेशन है। तो सबसे पहली हमारी ग्राउंड कि ये एक्ट एक क्लास लेजिस्लेशन है और जो क्लासिफिकेशन की गई है क्लास को सेलेक्ट करने के लिए वो असंवैधानिक है, अनरीजनेबल है, इसलिए इसे जाना चाहिए। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्राउंड है। दूसरा, सरकार का FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत सरकार को फिस्कल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपके फिस्कल डेफिसिट जो तय मापदंड हैं उससे परे जा रहे हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट, आपका इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में नहीं है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए देखिए या होलसेल प्राइस इंडेक्स के ज़रिए देखिए, चीज़ें FRBM एक्ट के तहत नहीं हो रही हैं। उस बैकग्राउंड में जब सरकार और स्टेट इकोनॉमिक इमरजेंसी, अगर मैं इसे
कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इमरजेंसी से गुजर रही है, उस समय चंद लोगों के लिए जो टैक्स इवेडर्स हैं, टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनके लिए आप एक एमनेस्टी स्कीम लाएं, दैट इज़ एकिन टू पुटिंग अ प्रीमियम ऑन डिसऑनेस्टी। तो दूसरी ग्राउंड हमारी ये है कि इस तरीके का अनरीजनेबल आप नहीं ला सकते थे। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर जाके करने की चीज़ हो गई, या एडवोकेट जनरल का पीआईएल, एक पुरानी पीआईएल में सरकार का अपना स्टैंड कि हम एक वन टाइम ये इनको सेटलमेंट करना चाहते हैं इनके साथ, और केवल और केवल पेनल्टी माफ़ करेंगे। उसके बाद इस तरीके से लेजिस्लेट करना और जुडिशरी को अंडरमाइन करना, उसके सामने दी हुई डिपोजिशन को, स्टेटमेंट को, उसके ऊपर समरसॉल्ट करना, एक मुझे लगता है कि अनगवर्नमेंट लाइक एक्ट है। और ये भी एक ग्राउंड बनाई गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 10 से 15 जजमेंट्स का हमने सहारा लिया है। 15 से ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, हर एक ग्राउंड सपोर्टेड है किसी ना किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा। और जो लर्नड एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि जब एक गवर्नमेंट खुद पार्टी हो एक लिटिगेशन में, उसमें कुछ अपनी सबमिशंस रखे और उसके बेसिस पे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे, तो उसको लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट के ज़रिए आप उसको नल्लीफाई या वो नहीं कर सकते। और सेक्शन 25D में जो प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है, जो अमेंडमेंट ऐड की गई है, वो स्टार्ट ही होती है टू नल्लीफाई जजमेंट्स डिक्रीज बाय ऑल कोर्ट्स, ऑल ट्राइब्यूनल्स। तो ये सारी ग्राउंड्स हैं जिन्हें हमने लेके इस चीज़ को चैलेंज किया को। अंकुर जी, आप एडवोकेट हैं, काफ़ी लंबे समय से इस पेशे में हैं, कानूनी तौर पर बताइए कि सरकार को कितना बड़ा सेटबैक पहुंचता है कि जब सरकार एक आदेश जारी करती है और कोर्ट उस पर उसको तलब करता है। देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का कलेक्टिव विजडम हमने चैलेंज किया है। अगर आप अमेंडमेंट एक्ट पास कर रहे हैं तो बिल इंट्रोड्यूस होता है असेंबली में, असेंबली अपने विजडम से उसे पास करती है और उसके बाद वो कानून बनता है। और अगर कलेक्टिव विजडम लेजिस्लेटिव असेंबली का चैलेंज हो और कोर्ट उसका संज्ञान ले, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि असेंबली सही हाथों में नहीं है। और बहुत बड़ी सेटबैक इसलिए भी होती है क्योंकि सरकार में कुछ लोग जो चंद लोगों को, सेलेक्ट फ्यू लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, वो रिवील होते हैं। सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट ज़रूर है। अब सरकार के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? कोर्ट क्या दे सकती है? स्टे दे सकती है, जिस ऑर्डर को भी क्वेश कर सकती है? क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि लेजिस्लेशन पास किया गया है, अमेंडमेंट की गई है, एक्ट में अमेंडमेंट की गई, क्या उसको खारिज किया जा सकता है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे कानूनों को, अमेंडमेंट एक्ट्स को, ओरिजिनल लेजिस्लेशंस को, जो भी संविधान के दायरे से बाहर जाके बनाए गए हैं, उनको क्वैश किया है। एक इसमें एक कैविएट ये है, कोई भी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट या लेजिस्लेटिव एक्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, उसमें इंटरिम ऑर्डर कोई भी कोर्ट नहीं देता है। ये सेटल्ड लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सेटल्ड लॉ है कि उसमें स्टे जैसा कोई प्रावधान नहीं होगा। उसमें अल्टीमेटली वो क्वैश होगा अगर वो संविधान के दायरे से बाहर पाया गया। तो इसमें स्टे का सवाल उठता ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो नोटिस का इशू होना और रिट पिटिशन का डिवीजन बेंच द्वारा एडमिट कर लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप इसे इंटरिम रिलीफ ही मानिए। और फाइनल रिलीफ जो क्वैशिंग है, क्वैशिंग हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स संवैधानिक हैं, कानूनी समझ, पूरी कानून की पूरी समझ के बाद बनाए हुए आर्ग्यूमेंट्स है और हर ग्राउंड इज़ सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो मुझे लगता है कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और इनफैक्ट ये तो कानूनी पहलू हो गया। अगर आप राह चलते किसी आम इंसान से भी पूछेंगे, हैविंग अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, तो वो भी इसके ऊपर एक जजमेंट ऐसी पास करेगा जो बड़ी रैशनल सी लगेगी आपको, बड़ी अच्छी सी लगेगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम कोर्ट में गए और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसमें जनता के हित में ही फैसला देगा। अंकुर जी, अगर सरकार ये प्ली लेती है कि जो पैसा हमें आना है, जो एमनेस्टी हमने दी है, उसकी एवज में जो पैसा आना है, वो एनपीए था, वो वापस आ रहा है, क्या इस पे उनको राहत मिल सकती है? देखिए, इन चीज़ों पे कोई राहत नहीं मिल पाएगी उन्हें। अगर टैक्स इवेडर्स और टैक्स डिफ़ॉल्टर्स को आप उनके सामने हाथ खड़े कर दें कि अगर हम इनका पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ ना करें तो हमें जो मूल प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि सरकार की सोवरेनिटी के ऊपर, सरकार की रिट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सरकार की तरफ से अगर ऐसी सोच रखी जाए और इस आधार पे अपना जवाब फाइल किया जाए,
तो मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से वो सेल्फ गोल होगा और जनता का विश्वास तो एक हद तक सरकार इस अमेंडमेंट के बाद वो क्वेश्चन मार्क है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, उसके ऊपर आप अलग से भी चर्चा करवा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ये स्टैंड ले कि हम इनसे रिकवरी नहीं कर सकते थे विदाउट वेविंग ऑफ द पेनल्टी एंड द इंटरेस्ट, तो वो एक सेल्फ गोल होगा, एक सेल्फ डिफीटिंग गोल होगा सरकार के द्वारा। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा एडवोकेट अंकुर शर्मा जो एक एडवोकेट है इस पिटीशन पे। उनका कहना है कि सरकार ने जो सरकार को नोटिस दिया गया कोर्ट की तरफ से, बड़े राहत बड़ी बात है और लोगों के हित में ही जो होगा फैसला लोगों के हित में ही होगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के ही ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। उनका कहना है कि जो टैक्स पेयर हैं उनको डिमोरलाइज किया जाता है। अगर ऐसे फैसले होते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो टैक्स चोरी करते हैं वो इन फैसलों से प्रेरित होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज कोर्ट ने रिट पिटीशन जो उन्होंने दायर की उनको राहत दिया और दूसरी ओर सरकार को बड़ा झटका दिया है।